नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे प्रश्न कम से कम 2-250 क्वेश्चन चर्चा करूंगा और पिछले साल के पेपर ही हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की, जिनको मैं बहुत ही बारीकी के साथ सॉल्व करवाऊंगा और इनकी प्रबल संभावना है आपकी बार आपकी परीक्षा में आने की। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, किसने संपत्ति के अधिकार की मांग की। पहला प्रश्न क्या है आपका, किसने संपत्ति के अधिकार की मांग की। देखिए, पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट आपको बीए के प्रथम सेमेस्टर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ना पड़ता है, तो उसको लेकर के आप परेशान मत होइए, बहुत ही बारीकी के साथ मैं समझाने वाला हूं। एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, मैं ऐसे तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए। किसने संपत्ति के अधिकार की मांग की बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो संपत्ति के अधिकार की मांग मतलब किसने, मार्क्सवाद ने, समाजवाद ने, उदारवाद ने या गांधीवाद ने। तो संपत्ति के अधिकार की मांग की है उदारवादी विचारकों ने। किसने की है बेटा, उदारवादी विचारक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदारवादी विचारकों में किसका नाम सबसे फेमस है, सबसे फेमस जो विद्वान है उनका नाम है जॉन लॉक। क्या नाम है बेटा उदारवादियों में, जॉन लॉक। जॉन लॉक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक समझौते का भी सिद्धांत दिया है। जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होता है और उसी पर समाप्त हो जाता है। किसने कहा राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से ही शुरू होता है और उसी पर समाप्त हो जाता है। यह कथन किसका है बेटा, यह कथन कहा था प्रोफेसर गार्नर ने। गार्नर साहब बड़े अच्छे राजनीतिक शास्त्री हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। JW गार्नर इनका पूरा नाम है। इन्होंने राजनीति विज्ञान के पारंपरिक दृष्टिकोण को दर्शाती हुई परिभाषा दी है जो पूरी तरह से राज्य पर केंद्रित है। ठीक है, राज्य का अध्ययन होता है, राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही अंत होता है इसका। अगला क्वेश्चन से आपका तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज ऑथर ऑफ ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, बहुत ही फेमस पुस्तक है, परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। ग्राहम वालास की पुस्तक है ये। ठीक है, ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, ग्राहम वालास। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं ग्राहम वालास। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ बेटा कब हुआ है, 1908 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। किसमें, 1908 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। ये बात आप ध्यान, इस पुस्तक में राजनीति में मनोवैज्ञानिक तथ्यों और मानव व्यवहार के महत्व को यहाँ पर स्वीकार किया गया है। ठीक है, ग्राहम वालास की पुस्तक है। चौथा प्रश्न, आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ माना जाता है, बताएं। तो ये प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व, ऐसा कह सकते हैं। सॉरी, द्वितीय युद्ध के पूर्व भी नहीं, पश्चात, यानी द्वितीय युद्ध के पश्चात। द्वितीय युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, द्वितीय युद्ध जो शुरू हुआ प्रथम मतलब द्वितीय विश्व युद्ध वो हुआ था 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक जाकर के ये समाप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप 1945 के बाद ही आप जान लीजिए कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, प्रश्न है राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, किसका कथन है। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, प्रोफेसर कैटलिन का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज कैटलिन ये राजनीति को शक्ति के अर्जन और वितरण का माध्यम मानते हैं, बात ध्यान रखेंगे। ये पेपर आपका क्या है बेटा, ये पेपर आपका है POL 101F। ठीक है, 2026 की परीक्षा जो आपकी हो रही है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 25-26 के लिए, और इसके अलावा 27-28 के लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न आपका आ चुका है, यूनानी भाषा में पालिस शब्द का क्या अर्थ है। पॉलिस नहीं, यहाँ पर पॉलिस होना चाहिए, पॉलिस शब्द यहाँ पर पालिस गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर ये पालिस ये यूनानी भाषा का शब्द है, इसको पोलिस कहते हैं। ठीक है, पोलिस शब्द की अगर बात की जाए, ये शब्द जो निकला है बेटा कहाँ से निकला है, ये यूनानी शब्द है और इसका मतलब होता है हिंदी में नगर राज्य। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिटी स्टेट। प्राचीन यूनान में छोटे छोटे स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय होते थे, उन्हीं को पॉलिस कहते थे। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रिपब्लिक किसकी रचना है, बताएं। रिपब्लिक किसकी रचना है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है बेटा, प्लेटो की पुस्तक है द रिपब्लिक। ठीक है, प्लेटो की पुस्तक है। अच्छा, आपसे यहीं पर पूछा था कि डी रिपब्लिका पुस्तक किसकी है। डी रिपब्लिका पुस्तक जो है, डी रिपब्लिका पुस्तक के लेखक की बात अगर की जाए बेटा, तो इसको पुस्तक को लिखा सिसरो ने। ठीक है, लेकिन द रिपब्लिक की बात की जा रही है, यानी प्लेटो ने पुस्तक को लिखा है। प्लेटो कौन है, अरस्तु के गुरु जी हैं प्लेटो, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी है, कार्ल मार्क्स ने दी है। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, प्लेटो की है। और आपसे पूछे पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है, तो पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा बेटा, पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है, पॉलिटिक्स पुस्तक लिखा है अरस्तु ने। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है।
8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रिंस ये पुस्तक है बेटा किसकी? मैकियावेली की पुस्तक है। रट लीजिएगा, हमेशा प्रश्न परीक्षा में आता है निकोलो मैकियावेली। इसको आधुनिक राजनीति का जनक भी माना जाता है, क्योंकि उसने ही राजनीति को नैतिकता से और धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया था। क्योंकि राजनीति का जो आधुनिक स्वरूप है वो मैकियावेली ने ही दिया है द प्रिंस पुस्तक में। मैकियावेली को इसीलिए आधुनिक युग का शिशु भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये पिछले कई वर्षों में 2023, 2024, 2025 के पेपर में ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस को अगर देख रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, और पक्का बता रहा हूं गारंटी के साथ, इससे बाहर पेपर में नहीं फंसने वाला आपकी बार। चले, 9वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है बेटा? तो कार्ल मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी है। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है, उसका नाम है दास कैपिटल। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप क्या बताएंगे? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स ही है। इसके अलावा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स ही है। आपसे पूछे कि जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने ही दिया है। धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने ही कहा है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का एक लेख इसका प्रकाशित हुआ है। तो आपसे पूछे कि 1948 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या जो है जो एक प्रकार से द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ठीक है, वो पुस्तक इन्होंने अपने एक मित्र के साथ जो है मिलकर के लिखा था। 1848 में प्रकाशित हुई थी, एक लेख था बेसिकली, जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ बाद में 1848 में। कार्ल मार्क्स का ही था, तो कार्ल मार्क्स वो हैं। उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया? जेरेमी बेंथम ने दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चौखंबा राज्य का संबंध किस विचारक से है? चौखंबा राज्य का संबंध जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से रहा है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहिया जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए चारों स्तर, खास करके पहला स्तर है गांव, दूसरा स्तर आपका चौखंबा, मतलब कि 4 स्तर पर, ठीक है, जिसको कह सकते हैं 4 पिलर स्टेट। जैसे कि पहला है आपका गांव, दूसरा आपका पड़ेगा मंडल, तीसरा प्रांत और चौथा राष्ट्र। ठीक है, इस तरीके से ये आपके 4 पिलर होते हैं देश के। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में बेटा कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं मनुस्मृति में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 अध्याय। प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक जबरदस्त पुस्तक है मनुस्मृति। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है? देखिए, अनिवार्य शर्त आपकी देखें, अनिवार्य शर्त नहीं है, स्वतंत्रता, समानता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये तीनों तो आपकी लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त होती ही होती हैं। जबकि प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये एक प्रकार से इसकी आवश्यक शर्त नहीं होती है। ठीक है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका मतलब होता है ऐसी न्यायपालिका जो सरकार के प्रति झुकी हुई हो। तो लोकतंत्र तो फिर खत्म ही हो गया ना, क्योंकि जनता कहाँ पर जाती है सरकार से? जैसे सरकार तानाशाही हो जाए तो जनता कहाँ पर जाएगी? तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर प्रतिबद्ध होगा, प्रतिबद्ध माने समझते हैं, यानी कि वो सरकार की तरफ एकदम से मिली हुई हो सरकार से, उसको प्रतिबद्ध न्यायालय कहते हैं। तो प्रतिबद्धता तो है नहीं, यानी कि लोकतंत्र में प्रतिबद्ध न्यायालय की व्यवस्था नहीं होती, ये विशेषता नहीं उसकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने 2 प्रकार की असमानता की पहचान की? प्राकृतिक असमानता और पारंपरिक असमानता किसने की है? 2 प्रकार की असमानता की पहचान किसने की है? प्राकृतिक असमानता और पारंपरिक असमानता। जे रूसो, जीन जैक्स रूसो का ये कथन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन जैक्स रूसो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन यूनानी राजनीतिक चिंतक नहीं है? यूनानी राजनीतिक चिंतक देखें, प्लेटो, अरस्तु और सुकरात, ये तीनों जो हैं एक दूसरे के गुरु चेले रहे। सुकरात जो है सबसे बड़े हैं, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु। तो ये तीनों जो हैं ये यूनान से ही संबंधित है बेटा। जबकि मैकियावेली जो थे ये यूनान से संबंधित नहीं है। मैकियावेली कहाँ से भैया? इटली से है। मैकियावेली कहाँ के थे? मैकियावेली इटली के थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये ग्रीक है यानी यूनान के हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसे राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं। उनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। ठीक है, उसी पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले जो है ये अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया है, और कम से कम 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करके इस पुस्तक को लिखा, पॉलिटिक्स नाम की, अरस्तु ने। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है, यानी कि 5040 लोग जो है एक राज्य में निवास करें, ये प्लेटो ने बताई है। प्लेटो का एक पुस्तक है द लाज नाम की पुस्तक है। प्लेटो की 3 पुस्तकें बड़ी फेमस है, द लाज, द स्टेटसमैन और द रिपब्लिक।
ये 3 पुस्तकें जो है प्लेटो की बड़ी फेमस हैं। एक आदर्श नगर की जनसंख्या जो है 5040 होनी चाहिए, ऐसा प्लेटो मानते हैं। जबकि अरस्तू के बारे में पूछे तो अरस्तू ने कोई संख्या डिसाइड नहीं की है। ठीक है। 17 नंबर, किसने आधुनिक रूप में राज्य का प्रथम बार प्रयोग किया है? किसने, बताएं, किसने आधुनिक रूप में राज्य का प्रथम बार प्रयोग किया? 17 नंबर का, तो किसने आधुनिक रूप में राज्य का प्रथम बार प्रयोग किया है बेटा? तो मैकियावेली ने सबसे पहली बार राज्य का प्रथम जो है प्रयोग किया आधुनिक तौर पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस, उसी में उन्होंने सबसे पहले स्टैटो शब्द का प्रयोग किया है, स्टैटो। ठीक है, और उसी स्टैटो से स्टेट शब्द बना है। 18 नंबर क्वेश्चन, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक किसने लिखी है? लॉर्ड ब्राइस की पुस्तक है ये, लॉर्ड ब्राइस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राइस की पुस्तक है। और लॉर्ड जेम्स ब्राइस इनका पूरा नाम है। विश्व के विभिन्न देशों के लोकतांत्रिक अनुभव का वर्णन इन्होंने इस पुस्तक में किया है। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सीले ने राजनीति विज्ञान को निम्न में से किससे संबंधित माना है? जॉर्ज सीले, सीले ने राजनीति विज्ञान को निम्न में से किससे संबंधित माना है? तो सरकार से संबंधित माना है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाए, गवर्नमेंट से। सीले का मानना था कि राजनीति विज्ञान सरकार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है, ये उनकी परिभाषा भी थी। 20 नंबर क्वेश्चन से, राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा जो दी गई बेटा, वो प्रोफेसर गार्नर के द्वारा दी गई। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गार्नर ने राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए हैं। पहला कौन सा? जनसंख्या। ठीक है, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार, और चौथा संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, संप्रभुता किसका आवश्यक तत्व है? संप्रभुता बेटा राज्य का आवश्यक तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य यानी देश में संप्रभुता की बहुत जरूरत होती है। संप्रभुता माने होता है सॉवर्निटी अंग्रेजी में। इसका मतलब है कि देश आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र जो है होता है, किसी दूसरे देश का या किसी दूसरे राजनेता का दबाव नहीं होता देश पर। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है सबसे प्राचीन सिद्धांत है। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो एक प्रकार से ईश्वर ने राजा को पृथ्वी पर बना करके भेजा है, या ईश्वर का प्रतिनिधि होता है कौन? राजा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, हाब्स की प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें उसने सामाजिक संबंधी विचार दिए हैं, कथन क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्यूज उनका जो रहा है, उनकी पुस्तक कौन सी है? तो हाब्स की उस पुस्तक का क्या नाम है जिसमें उन्होंने सामाजिक समझौते संबंधी विचार दिया हुआ है? तो उसकी पुस्तक का नाम है लेवियाथन। लेवियाथन पुस्तक किसकी है? थॉमस हाब्स की पुस्तक है ये। देखेंगे द प्रिंस पुस्तक किसकी है? मैकियावेली की पुस्तक है। यहाँ से कई प्रश्न आपका बन जाए। मैकियावेली की पुस्तक क्या नाम है? द प्रिंस। द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? प्लेटो की पुस्तक है ये। ठीक है, प्लेटो की पुस्तक है। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये जीन जैक्स यानी जे रूसो की पुस्तक है ये। ठीक है, रूसो की पुस्तक है आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और द एमिल नाम की पुस्तक भी रूसो की ही है। लेवियाथन पुस्तक यही बचती, तो ये हाब्स की पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। थॉमस हाब्स जो की बात की तो लेवियाथन नाम की इनकी पुस्तक है। 1651 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, और इस पुस्तक में हाब्स ने सामाजिक समझौते के बारे में बताया और पूर्ण राजतंत्र का समर्थन किया है। 14 नंबर क्वेश्चन से, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी है जीन जैक्स रूसो ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूसो ने इस पुस्तक में ही समान इच्छा का सिद्धांत दिया है। तो यानी आपसे पूछेगा जर्नल बिल या समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन जैक्स रूसो ने ही समान इच्छा का सिद्धांत दिया है। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लीबर से लिबर्टी शब्द बना है, लीबर शब्द किस भाषा का है? तो लीबर से लिबर्टी शब्द बना है, लीबर किस भाषा का शब्द है बेटा? तो लीबर आपका लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लीबर किस भाषा का शब्द बेटा? लैटिन भाषा का शब्द है लीबर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लीबर माने होता है बंधनों का अभाव। ठीक है, उसीलिए लिबर्टी माने स्वतंत्रता। ठीक है, आगे देखते हैं। 26 नंबर, ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा लेक्चर आपने कभी नहीं देखा होगा जिसमें मैं सभी चीज़ों को इतना बारीकी के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और तीव्र गति से भी चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन, कल परीक्षा लगी 26 को, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहता है? स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कौन कहता है, बताएं? कौन सा विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहता है? तो जॉर्ज सीले कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीले के अनुसार स्वतंत्रता वहां होती जहां शासन की अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं होती है। 27 नंबर, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? बताएं, समाज में समानता का निहितार्थ जो किसका अभाव होता है? विशेष अधिकारों का। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर,
निम्नलिखित में से संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो संसदीय सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण जो है इनमें से वो हो जाएगा आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है संसदीय शासन व्यवस्था सबसे ज़बरदस्त रही है, ये बात आप ध्यान रखें। ब्रिटेन इंग्लैंड को संसदीय शासन व्यवस्था का जनक या जननी माना जाता है, ठीक है? और उसके बाद में नंबर आता है भारत का। अगर इंग्लैंड ऑप्शन में ना होता तो हम भारत लगा देते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंग्लैंड से ही संसदीय व्यवस्था को भारत ने अपनाया है। तो इंग्लैंड को ज़ाहिर-सी बात है वही सबसे अच्छा है। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है बेटा? तो कौन सा देश है आपका? अमेरिका। अमेरिका जो है ये आपका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा देश माना जाता है। अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से चुना जाता है और वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। 30 नंबर क्वेश्चन से आपका संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष होता है। संसदीय प्रणाली में राज्य का अध्यक्ष जो होता है नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है? नॉमिनल हेड होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 31 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, यह कथन किसका है? यह कथन केसी वेयर का है। केसी वेयर ने कहा था कि भारतीय संघवाद को केंद्र और अधिक मतलब केंद्र की ओर अधिक झुकाव के कारण से अर्धसंघीय कहा जा सकता है। तो केसी वेयर ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 32 नंबर प्रश्न है मताधिकार का अर्थ क्या होता है? मताधिकार का मतलब होता है जो है अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मत देना, बिल्कुल ठीक है। स्वेच्छा के अनुसार मत देना, बिल्कुल ठीक है। मत देना, तीनों बातें बिल्कुल सही है। मताधिकार का मतलब डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? उदारवाद का जनक किसे कहते हैं बेटा? तो उदारवाद का जनक जो है जॉन लॉक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉक को कहा जाता है, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है लेजेज फियर, बताएं लेजेज फियर शब्द किस भाषा का है? तो लेजेज फियर शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का बेटा? फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है हस्तक्षेप ना करना, जो स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का समर्थन करता है, लेजेज फियर। 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, उदारवाद पुस्तक के लेखक कौन है? उदारवाद पुस्तक को लिखा किसने है? हॉब हाउस नाम के एक विद्वान है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। कौन सी पुस्तक? उदारवाद पुस्तक। एल.टी. हॉब हाउस इनका पूरा नाम है, ठीक है। और इस पुस्तक में इन्होंने आधुनिक सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर देखेंगे, प्रश्न है इतिहास का दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? इतिहास का दर्शन पुस्तक लिखा है हीगल ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक है कौन बेटा? कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक एवं अभिन्न अंग है? कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक और अभिन्न अंग है? तो जनता जो है लोकतंत्र का आवश्यक और अभिन्न अंग है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जनता इज राइट आंसर, पब्लिक। और 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है द स्टेट एंड रेवोल्यूशन किसने लिखी है पुस्तक? द स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? लेनिन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, बढ़िया पुस्तक है, लेनिन की पुस्तक है। बी आई लेनिन ने इस पुस्तक में मार्क्सवादी क्रांति और राज्य के अंत की व्याख्या की है पूरा विस्तार से। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में मूल्यों के आधिकारिक वितरण को निम्न में से कौन सा विद्वान विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानता है? फटाफट से आप बताएंगे। 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, डेविड ईस्टन मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। डेविड ईस्टन ने राजनीति को समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते तो 40 क्वेश्चन आपके हो गए। अब अगला हम और भी 40 क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं। तो वो 40 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल थियरी के थे। अब पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के आप 40 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला प्रश्न आपका आ चुका है फिर से, किसने कहा है कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म होता है? समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म होता है। इस कथन को किसने कहा था? प्रोफेसर रैमजे मियर ने इस कथन को कहा था। किसने कहा था? रैमजे मियर साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समाजशास्त्र की अनिश्चितता और अलग अलग रूपों पर कटाक्ष करते हुए इस कथन को इन्होंने कहा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? देखिए इनमें से पुस्तक जो है प्लेटो की पुस्तक ऑन लिबर्टी नहीं है। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी है बेटा? ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखा है जे.एस. मिल ने। किसने लिखी है? जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है, ठीक है। प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक, तो यानी कि यही वाला सुमेलित नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो प्लेटो की 3 पुस्तकें हैं, द लाज, द स्टेटसमैन और द रिपब्लिक। ये 3 पुस्तकें प्लेटो की हैं। प्लेटो साम्यवाद के जनक हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न प्लेटो से रिलेटेड पूछा जाता है। अरस्तु के गुरु भी प्लेटो हैं।
जबकि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी है? जे.एस. मिल की है। जे.एस. मिल का पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। इनके पिताजी का नाम था जेम्स मिल, ठीक है? वो भी एक विद्वान आदमी थे। ये किसके शिष्य हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी कि ये मिल जिन्होंने ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखी है, ये शिष्य हैं किसके? जेरेमी बेंथम के शिष्य हैं। उपयोगितावाद के सिद्धांत पर काफ़ी काम किया है। सुखवाद की बात करते हैं। अरस्तु की पुस्तक है द पॉलिटिक्स, बिल्कुल ठीक है। लॉक शासन पर 2 निबंध लिखते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। यानी टू ट्रिटाइज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक किसकी है? ये जॉन लॉक की पुस्तक है। मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस, बिल्कुल ठीक बात है। आधुनिक युग का शिशु भी मैकियावेली को ही कहा जाता है। तो ये तीनों पुस्तकें बिल्कुल ठीक मिली हैं, यानी कि ये पहले पुस्तक जो है ये गलत है आपका, क्लियर? और मैंने उसको क्लियर कर दिया कि आखिरकार इसमें क्या है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है इनमें से कौन व्यक्तिवाद का लक्षण नहीं है? व्यक्तिवाद का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं बताएं? देखिए, हस्तक्षेप होता है लक्षण उसका। व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है, बिल्कुल होता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इसमें होती है, यानी तीनों लक्षण होते हैं। जबकि आपका डी वाला जो लक्षण है वो नहीं होता, यानी कि निरंकुश राजतंत्र यहाँ पर आपको नहीं दिखता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही व्यक्तिवाद का लक्षण नहीं, बाकी तीनों लक्षण हैं। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त आ चुका है आपका। प्रश्न है संसदात्मक सरकार की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार की विशेषता कौन सी नहीं? देखिए, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में होता है। भारत में ही आप देख लीजिए, नाम मात्र का अध्यक्ष, यानी भारत का जो अध्यक्ष होता है, यानी कि राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष बिल्कुल है, ठीक है। इसके अलावा व्यवस्थापिका का निश्चित कार्यकाल होता है, यहाँ पर बिल्कुल होता है। सॉरी, व्यवस्थापिका का निश्चित कार्यकाल, संसद का निश्चित निश्चित कार्यकाल होता है। कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, या फिर कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सब जो चीज़ें इसमें होती हैं। व्यवस्थापिका का निश्चित कार्यकाल होता है, संसद का डिफाइन बिल्कुल। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में कौन सी विशेषता नहीं है? तो व्यवस्थापिका का निश्चित कार्यकाल, बी ऑप्शन इसका लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका यानी सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा समय से पहले हटाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एक्चुअली में है क्या, ये आपको देखने में लगता है कि इसमें 5 साल का होता है व्यवस्थापिका, यानी कि संसद 5 साल की होती है, लेकिन कोई निश्चित नहीं होता है। इसका कार्य निश्चित नहीं, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है इसका। निश्चित कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है, लेकिन वो भी हटा दिया जाता है। निश्चित कार्यकाल जो है नहीं होता है इसका व्यवस्थापिका का, चूंकि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। बाकी तीनों विशेषताएं ये नहीं है। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, प्राथमिक जो है दबाव समूह का उद्देश्य बताएं। दबाव समूह का उद्देश्य क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे। दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक सेवा, जनता को शिक्षित करना, सक्रिय राजनीति, अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने वाले समूह को हम दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप कहते हैं। ये राजनीति में भाग नहीं लेकिन राजनीति को प्रभावित करते हैं। छठा प्रश्न, समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर हो, यह कथन किसका है बताएं। समानता का अर्थ होता है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर हो, यह कथन किसका है? यह कथन है प्रोफेसर लास्की का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, किसका मानना था कि राज्य सदैव ही दमनकारी संस्था है? किसका मानना था कि राज्य सदैव ही दमनकारी संस्था है? तो कार्ल मार्क्स का मानना था हमेशा से। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक बात है। जेरेमी बेंथम अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात करते हैं, जेरेमी बेंथम बिल्कुल करते हैं, ठीक बात है। सिडनी बर्बा राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक बात है, सिडनी बर्बा करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर आदर्शवाद की बात नहीं करते। हर्बर्ट स्पेंसर जो समाज का सावेवी सिद्धांत देने का काम करते, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर आदर्शवाद की बात नहीं करते हैं। ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है यही वाला आपका गलत मिलान है, बाकी सभी सही मिलान है, ठीक है। आदर्शवाद की बात ये नहीं करते। हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्तिवाद और सामाजिक डार्विनवाद के समर्थक थे, ना कि आदर्शवाद के, ठीक है। आगे देखते हैं, 9वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित हैं? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से कौन संबंधित है? देखिए, जनमत संग्रह, इसके अलावा आपका पेलीबिसाइट और आरंभक, ये तीनों जो हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से। चूंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की एक विशेषता होती है, वो किसमें है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी केवल एक देश में दुनिया के, वो है आपका स्विट्जरलैंड। बहुल कार्यपालिका और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात केवल एक ही देश में है, उसका नाम आपका है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त सभी संबंधित है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से। आगे देखिए, 10वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से किसने राज्य का वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है? बताएं, राज्य का वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने बिल्कुल किया है। वर्ग संघर्ष की विचारधारा ही दी है, सामाजिक वैज्ञानिक समाजवाद के जनक भी हैं, दास कैपिटल पुस्तक लिखते हैं।
द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनका लेख प्रकाशित होता है 1948 में। ठीक है, एंजल्स इनके मित्र हैं, एंजल्स उन्हीं के साथ मिलकर के इन्होंने किया था इस चीज़ को। लेनिन, एंजल्स और मार्क्स ये तीनों जो हैं बेसिकली वर्ग संघर्ष से जुड़े रहे हैं, तो यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, बताएं। लिबर्टी शब्द जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है बेटा, तो लाइबर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, लाइबर शब्द का मतलब होता है आपका मुक्त या स्वतंत्र होना। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य होता है, किसने कहा था। दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य होता है, या कथन किसका है, या कथन था बेटा किसका, फाइनर का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर का, फाइनर का कथन है ये। ठीक है, एस.ई. फाइनर ने दबाव समूहों की अदृश्य शक्ति के कारण से उसको अज्ञात साम्राज्य कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लेक्चर्स को देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा आपको। किसने कहा कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों का गिरोह बन जाएगा, बताएं। किसने कहा था, 13 नंबर, किसने कहा था कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों का गिरोह बन जाएगा, तो संत अगस्टाइन ने कहा था। किसने कहा था बेटा, संत अगस्टाइन ने कहा था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा से सम्मिलित नहीं है, बताएं। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा से सम्मिलित नहीं है, कौन सी। देखिए, नागरिक सद्गुण और उत्तरदायित्व संबंधित है, सहभागी और बहुलवादी जनतंत्र भी संकलित है, विवेकशील नौकरशाही के द्वारा व्यवस्था, ये तीनों जो हैं ये एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा से में सम्मिलित होते हैं, जबकि योग्यता की खोज ये नहीं संकलित होती। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, जनतंत्र को बृहत और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समय में व्यवहार बनाने वाला प्रमुख विचार क्या है, बताएं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, जनतंत्र को बृहत और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समय में व्यवहार बनाने वाला प्रमुख विचार क्या है, इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिनिधित्व, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन प्रतिनिधित्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ आ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं। कॉर्नरस्टोन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, इस पुस्तक को लिखा किसने बेटा, इस पुस्तक को किसने लिखा, इस पुस्तक को लिखा ऑस्टिन ने, ग्रेनबिले ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में आती रहती है। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता समाहित होती है। प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास सम्मिलित होती है बेटा, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता जो होती है वो किस में होती है, बताएं। जनता में निहित होती है। ठीक है, जनता में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 18 नंबर क्वेश्चन से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का संबंधित है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, स्विट्जरलैंड में आपको भी दिखेगी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। बहुल कार्यपालिका भी स्विट्जरलैंड की विशेषता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आज भी कई कैंटेनों यानी राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मौजूद आपको दिखाई पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा, अपना भारत ही है। तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक, तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं कि कौन, प्रोफेसर मैक्स वेबर, ये सत्ता की अवधारणा देने के लिए जाने जाते हैं मैक्स वेबर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सत्ता के 3 प्रकार बताए इन्होंने, एक है पारंपरिक सत्ता, ठीक है, पारंपरिक सत्ता, एक है करिश्माई सत्ता, दूसरी और तीसरी आपकी है तार्किक या वैधानिक सत्ता। ठीक है, तो इस तरीके से 3 प्रकार की सत्ता होती है, मैक्स वेबर ने इसको बताया है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, कथन किसका है, बहुत ही फेमस प्रश्न है। शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है, लॉर्ड एक्टन का कथन है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न उदारवाद का मूल सिद्धांत है। उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इंडिविजुअल लिबर्टी। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में निम्नलिखित मतलब है उल्लिखित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लिखित नहीं है, इनमें से देखिए, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता, तीनों सत्ता होती हैं, जबकि यथार्थवादी सत्ता नहीं होती है। सत्ता की अवधारणा बताते हुए ये उन्होंने कहा था कि ये नहीं होती। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यथार्थवादी सत्ता कोई सत्ता नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 23 नंबर प्रश्न है, सत्ता का प्रमुख काम क्या होता है।
सत्ता का प्रमुख कार्य क्या होता है? समन्वय करना, नियंत्रण करना और व्यवस्था को बनाए रखना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। उग्र राष्ट्रवाद दर्शन है। उग्र राष्ट्रवाद किसका दर्शन है बेटा? उग्र राष्ट्रवाद दर्शन होता है फांसीवाद का। फांसीवाद का दर्शन है उग्र राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो धर्म और राजनीति को पृथक करता है। धर्म और राजनीति को पृथक करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। किसकी विचारधारा है? 26 नंबर, सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। ये विचारधारा किसकी है? व्यक्तिवाद की। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या है? कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य होता है वर्गविहीन या वर्गहीन समाज की स्थापना करना। वर्गहीन समाज की स्थापना करना। ठीक है, क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं कौन? कार्ल मार्क्स। कहते हैं कि भाई अंतिम लक्ष्य क्या? मार्क्स के अनुसार साम्यवाद का जो अंतिम चरण होगा, एक ऐसा समाज होगा जहाँ कोई वर्ग नहीं होगा। ठीक है, ना ही कोई राज्य होगा, सब स्वतंत्र होंगे, सब बराबर होंगे। 28 नंबर प्रश्न है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाने जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 29 नंबर प्रश्न। फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता, फांसीवाद के मुख्य अधिवक्ता हैं कौन? मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फांसीवाद की स्थापना की थी। ये बात ध्यान रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। किसने कहा कि लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया है? जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र होता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था इस बात को, और एक भाषण देते हुए कहा था उन्होंने। कौन सा भाषण? गेटिसबर्ग भाषण में लिंकन के द्वारा दी गई लोकतंत्र की सबसे सरल और लोकप्रिय परिभाषा यही रही है, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, उस समय जब इन्होंने दिया था। अगला 31 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक लिखी है किसने? जॉन लॉक की है। ए ऑप्शन पुस्तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन। इसी पुस्तक में लॉक ने अपने सामाजिक समझौते और प्राकृतिक अधिकारों के विचार दिए थे। ये बात ध्यान रखेंगे। 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। सार्वभौम मताधिकार के पूर्व सार्वभौम शिक्षा की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए, किसने कहा था? करेक्ट आंसर, सार्वभौम मताधिकार के पूर्व सार्वभौम शिक्षा की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए, किसने कहा था? तो जीएस मिल ने कहा था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस बात को कहा था। जीएस मिल का ये मानना था कि वोट देने का अधिकार केवल शिक्षित लोगों को ही होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र भीड़तंत्र ना बन जाए। किसने कहा था? ये जेएस मिल ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर देखेंगे। राज्य धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा कथन किसका है? राज्य धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा कथन किसका है बेटा? तो राज्य धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा कथन किसका है? 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य धीरे धीरे जो है लुप्त हो जाएगा कथन किसका है? बिल्कुल कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 34 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से राजनीतिक दल की विशेषता क्या नहीं है? असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही नहीं है आपकी राजनीतिक दल की विशेषता, बाकी संगठन, लोकतंत्र में विश्वास और वैचारिक एकता, ये तीनों विशेषताएं पॉलिटिकल पार्टी की होती हैं। 35 नंबर प्रश्न, रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है? रक्त और लौह की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, ये बिस्मार्क से रिलेटेड है। बिस्मार्क, ठीक है, विश्व स्तर पर बिस्मार्क से रिलेटेड है। बाकी भारत में देखेंगे तो वो आपकी लौह पुरुष कहा जाता है किसको? इनको क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो वो नहीं लगेंगे वल्लभ भाई पटेल। जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑटो वान बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति और कठोरता की यह नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति, ए ऑप्शन बिस्मार्क। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्न में से कौन वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण से संबंधित नहीं है? कौन वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है? फटाफट से आप बताएंगे तो बताएं इनमें से। तो सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार, ये वैश्वीकरण से रिलेटेड नहीं है। मुक्त आवागमन, वैश्विक अर्थव्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये तीनों जो है वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार ये विशेषता नहीं है, डी वाला विशेषता नहीं 36 का। 37 नंबर देखेंगे। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग, सोशलिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन नाम के विद्वान ने किया था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन ने पहली बार इसका प्रयोग किया था। काल्पनिक समाजवाद का जनक इनको माना जाता है, रॉबर्ट ओवेन को। उन्होंने ही सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, बाद में कार्ल मार्क्स वगैरह ने इसको आगे बढ़ाया। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है?
वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को लिखा है प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 39 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न आपका क्या आ चुका है बेटा? इंपीरियलिज्म इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा बेटा लेनिन ने। किसने लिखा है? लेनिन की पुस्तक है ये। वाई लेनिन इसका पूरा नाम है। इसने पूंजीवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच करके साम्राज्यवाद में बदल जाएगा, ऐसा इसका मानना था। कार्ल मार्क्स भी यही बात कहता था, ठीक है। लेकिन इस पुस्तक को लिखा किसने है? लेनिन ने लिखा है। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखा है बेटा किसने? जे.एस. मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है ये, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लिखी गई दुनिया की सबसे महान पुस्तकों में मानी जाती है ऑन लिबर्टी नाम की पुस्तक, ठीक है। इस तरीके से आपने 80 क्वेश्चंस को ये देख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं।